पैरों में धूल और दिल में एक ही जिद, कुछ बनकर दिखाना है। इन बेटियों ने सुविधाएं नहीं देखी लेकिन सपने बड़े देखे हैं। कभी समाज ने रोका तो कभी हालात ने, पर इनकी दौड़ नहीं रुकी। हर किक में एक दर्द है पर हर गोल में एक जीत है। ये खेल नहीं है, ये आत्मसम्मान की लड़ाई है। और आज ये मैदान गवाह है कि जब बेटियां ठान लेती हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। ये कहानी है साहस की, ये कहानी है विश्वास की, ये कहानी है हरियाणा के अलकपुरा गांव की, जिसे मिनी ब्राजील के नाम से जाना जाता है। सोनिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। तो सबसे पहले तो हम इसी शब्द के ऊपर आते हैं जो मैंने कहा अभी कि इस गांव को मिनी ब्राजील कहते हैं जी। और जैसा पीछे का नज़ारा हम देख ही रहे हैं। सो मिनी ब्राजील बनने का सफ़र कब शुरू हुआ और मिनी ब्राजील क्यों कहते हैं, वो थोड़ा सा बताएं आप। मिनी ब्राजील हमारे गवर्नमेंट स्कूल में गोवर्धन पीटीआई जी की पोस्टिंग आई थी 2006 में। और वो जिस टाइम पे पीटीआई आए तो उस टाइम पे कोई गेम नहीं था, गांव में कोई भी गेम नहीं था। तो अब अपना सर ने कबड्डी खिलाना शुरू किया लड़कों को। जैसे ही कबड्डी खिलाना शुरू किया तो मतलब कुछ टाइम बाद स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में जो स्पोर्ट्स का सामान आता है ना, वो सामान आया। 4th 5th की लड़कियां थी, बोली सर हमें भी खेलना, हमें भी खेलना। तो उसमें फुटबॉल आई, सर ने लड़कियों को दे दिया कि ये ऐसे पैर मारती रहेंगी, रिसेस में खेलती रहेंगी। तो वो ऐसे खेलती रही। सर ने देखा कि 3-4 लड़कियां हैं, ठीक पैर लगा रही हैं। तो 2008 में सर उनको डिस्ट्रिक्ट में लेके गए। हालांकि डिस्ट्रिक्ट में 2 ही टीम थी, एक निमड़ी वाला और एक ये अलकपुरा। वो मतलब आरगी तो भी सेकंड, डिस्ट्रिक्ट में सेकंड का जो प्राइज मिला उससे लगा कि हाँ। तो अपना गोवर्धन जी ने सोचा कि भाई ये तो बहुत अच्छा कर सकती हैं, सेकंड आ गई तो वहां से मिनी ब्राजील का सफर शुरू हो गया था। 2008 में जब डिस्ट्रिक्ट में पहली बार आए तो अपना पीटीआई सर ने ये शुरू किया था। तो मिनी ब्राजील कहते क्यों है, क्या रीजन है इसके पीछे? मिनी ब्राजील, क्या इतना क्रेज है इस गांव में फुटबॉल का? बिल्कुल, इस गांव की हर लड़की फुटबॉल खेलती है। अपने यहाँ पे फीफा वुमेन्स डेवलपमेंट पे काम कर रही थी मिस आन्या पेल्विक, जो जर्मनी से थी। तो उन्होंने देखा सुना होगा, वो इंडिया आई थी डेवलपमेंट, वुमेन्स डेवलपमेंट पे काम के लिए। तो उसने सुना होगा कि कोई ऐसी लेडी है कि जो 8-10 घंटे ग्राउंड पे रहती है। तो वो स्पेशल यहाँ पे आई अलकपुरा आके, और उसने देखा कि इतने सारे हर घर की बच्ची फुटबॉल खेल रही है। वो अलकपुरा में 3 दिन रुकी थी और पहली गोल्डन बेबी लीग हरियाणा की उन्होंने अलकपुरा ग्राउंड पे कराई थी। तो वो बोली कि जैसे ब्राजील में, जर्मनी में हर घर का बच्चा फुटबॉल खेलता है ना, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि हर घर का बच्चा जर्मनी लाइक गली जो है ना जर्मनी और ब्राजील की है। तो वो हमें ये नाम देके गई थी, तो मिनी ब्राजील। मिनी ब्राजील नाम मिला हुआ है। जी जी जी। वो बोले जैसे बॉक्सिंग में मिनी क्यूबा है ना, तो वैसे ही अलकपुरा में वो देख के पागल से हो गए थे। अंडर 8, 10 और 12 हमने 3 एज ग्रुप की लीग कराई थी और उस 3 एज ग्रुप में 140 लड़कियों ने हिस्सा लिया था 2017 में। क्या बात है। तो ये जितना क्रेज फुटबॉल को लेके लड़कियों में है जी, और वो भी हरियाणा में, तो ये क्रांति कैसे आई? कैसे हर माता पिता ने सपोर्ट किया, सभी लड़कियां जो है गांव की फुटबॉल खेल रही हैं, ये कैसे क्रांति बन गई एक तरीके से? ये क्रांति तो बननी थी। हमारे गुरुजी ने इतनी मेहनत की और उनकी मेहनत को देखते हुए जो हमारे जिला खेल अधिकारी थे उस टाइम पे, सेठ अपना छाजूराम गोयत जी, तो 31 जुलाई 2014 को मैंने हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया। ज्वाइन करते ही मेरे को यहाँ भेज दिया अलकपुरा। जिस टाइम पे मैं आई उस टाइम पे लड़कियां स्टेट, नेशनल और एक स्कूल इंटरनेशनल टूर भी वो लड़कियां खेल के आ चुकी थी। तो क्रांति आने का मेन कारण है नेशनल गेम्स में जो 2015 में ब्रॉन्ज मेडल आया ना, पहली बार सीनियर नेशनल में हरियाणा का ही ब्रॉन्ज मेडल आया था। उसमें अलकपुरा की 7 लड़कियां थी और उन 7 लड़कियों को हरियाणा सरकार ने 2-2 लाख रुपए दिए थे। तो ये क्रांति लाने का श्रेय हरियाणा सरकार को भी जाता। वो जो 2-2 लाख रुपए 7 घरों में गए ना, उससे ये क्रांति आई। क्या बात है। तो आपके साथ मतलब फुटबॉल कैसे जुड़ा? आपने किस तरीके से फुटबॉल में एंट्री मारी? आप अपने जीवन में कैसे फुटबॉल खेलना शुरू किया और फिर यहाँ पे एंट्री कब हुई आपकी अलकपुरा में? जी, मैं जैसे कि इस गांव में फुटबॉल है ना, मेरा जो गांव है नूना माजरा, वहाँ पे भी लड़कों की ऐसी ही फुटबॉल थी।
तो हरियाणा में पहली बार जो फुटबॉल आई 97 में, मतलब पहले आई होगी पता नहीं, मगर जो दोबारा शुरू हुई वो 97 में शुरू हुई। और सुरेश जून जो हमारे सेक्रेटरी थे झज्जर डिस्ट्रिक्ट के और मेरे गांव के ही थे, सुरेश जून, उन्होंने फुटबॉल शुरू की। तो उन्होंने सोचा कि मैं मेरे गांव से ही शुरू करूं। मंगत राम जी और सुरेश जून जी, इन्होंने वो फुटबॉल शुरू की। और मेरे गांव में फुटबॉल मतलब अंग्रेजों के टाइम से ही है। अच्छा। मेरे दादाजी, मेरे पापा, काका, ताऊ, मेरे गांव में हर बच्चा फुटबॉल खेलता, लड़का। मगर लड़कियां भी हमने 97 से खेलना शुरू किया। तो मतलब फुटबॉल का माहौल आपको आपके घर से ही मिला? बिल्कुल घर से ही मिला। क्या बात है। तो इतनी बड़ी संख्या में लड़कियां यहाँ पे फुटबॉल खेल रही हैं, जी। तो ये जो भार आपके ऊपर है, ये इस भार को सहन करने की ताकत कहाँ से मिलती है आपको? इस बार की ताकत इसका सारा श्रेय मेरी मदर इन लॉ को जाता है। हाँ? क्योंकि वो बेचारी घर की मेरे ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं देती। हाँ। अगर मैं घर से फ्री हूँ ना तो इधर का मुझे बाहर नहीं लगता, मैं इसको एंजॉय करती हूँ। मैं घर सुबह छोड़ती हूँ, घर में क्या है क्या नहीं वो सुबह मेरे साथ ही उठती है और बच्चों को संभालती और घर को संभालती। इवन मैं जाती हूँ ना तो वो मुझे खाना भी देती है कि ये ले खाना खा ले। मेरे पे ग्राउंड पे अगर ज्यादा टाइम हो गया, मैं लेट हो गई, घर नहीं गई, तो यहाँ आके मेरे को गुस्सा भी करती है कि तू एक बार रोटी खा ले फिर से कितने रही है। तो इसका सारा श्रेय मेरी माता को जाता है। तो कितने घंटे प्रैक्टिस करवाते हैं आप दिन में? मतलब कितना समय तक आप यहाँ पे रहते हैं ग्राउंड पे? कोई पता ही नहीं समय का। हाँ। कुछ भी पता नहीं कि मैं 10 घंटे भी रहती हूँ, 11 घंटे भी, 12 घंटे भी। मतलब घर से निकलने का टाइम है सुबह 6 बजे। हाँ। और घर में घुसने का कोई टाइम नहीं कोई टाइम नहीं है। ठीक है। तो अब गांव की बात करते हैं और साथ में इन बच्चियों के माता पिता की बात करें तो शुरू में किस तरीके का माहौल था? शुरू से ही स्पोर्टिव थे वो, या गांव वाले किस तरीके से स्पोर्ट में आए? जो ज्यादातर परेशानी आई वो मैंने बताया अपने गुरुजी गोवर्धन जी को आई। हाँ। जिस टाइम पे मैं अलगपुरा में आई तो मेरी पहली काउंटिंग 25 थी। तो गांव वालों के अंदर एक ये आया कि ये फीमेल है, तो फीमेल के साथ वो बड़ा कंफर्ट थे। हालांकि हमारे गुरुजी बहुत भी अच्छे हैं, आज भी गांव में उनका वही आदर है जो उस टाइम पे था। आज भी जब भी अलगपुरा का नाम आएगा तो गोवर्धन जी को याद किया जाता है। अच्छा। तो उस टाइम पे जो परेशानी आई मास्टर जी को आई होंगी, भाई कोई बच्चा नहीं आया उसको घर से लेके आना या सूट सलवार से निक्कर टी शर्ट पे लेके आना, वो गोवर्धन जी ने मतलब हमारा एक रिश्ता बाप बेटी का रिश्ता है, वो आज भी मुझे सपोर्ट करते हैं गोवर्धन जी। तो मतलब परेशानी तो होती होंगी पता नहीं मैंने इतनी फेस नहीं की। और मेरे लिए तो हर पेरेंट्स सपोर्टिव था। तो 25 आई, फीमेल कोच आई, फीमेल कोच आने से लड़कियां बढ़ने लगी। जैसे सुबह पहले कम लड़कियां आती थी, तो अब धीरे धीरे आप जो संख्या अब देख रहे हो ना शाम को, यही संख्या आपको सुबह भी मिलेगी। कितनी संख्या है लड़कियों की? लड़कियों की संख्या मेरी जो लाइनअप काउंटिंग है वो 230, 32, 35। अगर कोई बाहर से आ रहा, कोई इवेंट हो रहा है तो 300 तक भी चली जाती है। ये बच्चों को पता चलता है कि कोई गिफ्ट मिलेगा या कुछ आ रहा है तो वो संख्या 300 तक भी हो जाती है, मगर 232 और 250 के बीच में तो रेगुलर रहती है। तो ये किस उम्र से खेलना शुरू कर देते हैं बच्चे यहाँ पे? यहाँ पे जब लड़के को लड़की को पैदल चलना गया, 4 आप देख रहोगे पीछे 4 या 5 साल की लड़कियां फुटबॉल खेलना शुरू कर देती हैं। तो सोनिका जी, अगर हम शुरुआत की बात करें, जब आप यहाँ पे आए तो मैदान के बारे में थोड़ा सा बताएं। यहाँ के क्या कंडीशंस थोड़ी विपरीत थी और किस तरीके से आप मैनेज करती हैं जब इस तरह की कंडीशन सामने आती हैं कि संसाधनों की कमी रही हो? देखो, संसाधनों की कमी जिस टाइम पे मैं यहाँ आई तो 1 या 2 ही फुटबॉल होती थी और वो भी गोवर्धन जी अपने पैसे से खरीदते थे। जो कमी आई वो गुरुजी को आई। मेरे यहाँ आने के बाद सरकार ने मेरे को कोच भी भेजा यहाँ पे और बॉल भी। किसी भी कोच को डिपार्टमेंट से 100 बॉल एक साथ नहीं मिलती। मेरा जो ऑफिस है, जो हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, वो मुझे एक बार में 100 बॉल इशू कर देता है। तो मतलब डिपार्टमेंट में जो भी लिख के दिया वो उन्होंने मुझे पूरी कोशिश की कि अलगपुरा को वो प्रोवाइड हो। गोल पोस्ट नहीं थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे हम आए तो गोल पोस्ट नहीं थे। मैंने लिख के दिया कि भाई मेरे पास गोल पोस्ट नहीं है, तो अपना छाजूराम गोयल जी ने गोल पोस्ट प्रोवाइड कराए और बॉल मतलब जिस चीज की जो बेसिक इक्विपमेंट की जरूरत थी वो सारे कराए। हाँ, ग्राउंड की कमी थी। हमारे पास ये एक ही ग्राउंड होता था, जो सामने वाला है वो जोड़ था, मतलब पानी का तालाब था जिसमें पशु पानी पीते थे। अच्छा। 2 ग्राउंड थे हमारे पास। तो धीरे धीरे ठीक था। और इसी ग्राउंड में लड़के भी कबड्डी खेलते थे,
और लड़की भी, दोनों एक साथ। और थोड़ा सा मतलब आपको पता है मुश्किल होता है ये, तो गोवर्धन जी बोले कि बहन जी अभी आप आगे, आप लड़कियों को संभालो और मैं लड़कों को देखता हूँ। तो दोनों, मैंने कहा मास्टर जी ये तो परेशानी होगी। हाँ। दोनों एक ग्राउंड में, और लड़कियों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ने लगी, और लड़के तो थे ही 100 के प्लस, मतलब इतने लड़के। और मैंने कहा मास्टर जी इसमें तो बड़ा मुश्किल हो पाएगा, कैसे करें। तो अपना मास्टर जी ने रिक्वेस्ट की गाँव वालों से, और उन्होंने जिस आदमी का जितना जो था, 5 ट्राली का, 10 का, 50 का, वो जोड़ ग्राउंड बना दिया। गांव वालों ने मिलके उसको ग्राउंड बना दिया। मगर फिर भी बारिश आती तो उसमें पानी, गांव वालों ने बेचारों ने औकात से ज्यादा किया, फिर भी उसमें पानी खड़ा हो जाता था। तो फिर अब स्थिति उसकी सही है, क्योंकि मैं देख रहा था हरा घास है इसके अब ऊपर। स्थिति इसका सारा श्रेय, जो अब स्थिति इसका सारा श्रेय धर्म फाउंडेशन को जाता है, जो एक दिल्ली में है, उसके ओनर है संजय यादव जी। संजय यादव जी यहाँ पे आए और वो कम से कम 50 आदमियों को दिल्ली से इकट्ठा करके, कोई बिजनेसमैन, कोई जॉब वाला, 50 आदमियों को यहाँ पे लेके आए। किसी ने 50,000, किसी ने 1 लाख, कम से कम 40-50 लाख की। जो मिट्टी 5 फुट का जो भरत है ना, ये फिर संजय यादव जी ने यहाँ पे कराया। तो हम सरकार तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इस ग्राउंड को जो आज ये हरा भरा देख रहे हैं ना, और ये घास इतनी ये घास भी यादव सर ने वहीं से भेजी, दिल्ली से यादव सर ने घास भेजी। तो इसमें बहुत सारे लोगों का जो श्रेय है ना, बहुत सारे लोगों को जाता है। पता नहीं इसके पीछे कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ के नियम के बारे में। ग्राउंड का सबसे सख्त नियम क्या है? ग्राउंड का सबसे सख्त नियम है डिसिप्लिन। टाइम से आना, टाइम से जाना। हमारा टाइम है कि जैसे ही मतलब हम सुबह लाइट मीन्स चांदना हो गया तो ग्राउंड पे लड़कियां आ गई, और हम जैसे कि अंधेरा जो है तो उस टाइम पे ये होता है कि अंधेरा होने से पहले लड़की अपने घर चली जाए। संडे, मंडे, होली, दिवाली, हमारा पूरा कोई छुट्टी नहीं। हाँ। और हमारा टाइम अलग अलग ग्रुप का अलग अलग टाइम है, तो सब अपने टाइम से आओ और जाओ और प्रॉपर रेस्ट करो। इसका श्रेय घर वालों को भी जाता है, अकेला मुझे नहीं कह सकती कि मुझे जाता है, क्योंकि मैं यहाँ से ट्रेनिंग करके छोड़ दिया, और ग्रुप में मैसेज छोड़ दिया कि भाई ये बच्चे नहा के अच्छी डाइट लेंगे और उसके बाद रेस्ट करेंगे, ताकि दोबारा ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाए। तो इसमें हर आदमी का सहयोग है, पेरेंट्स का भी। ठीक है, तो खिलाड़ियों की एक सबसे बड़ी जरूरत होती है उसकी डाइट जी। तो डाइट के साथ साथ में शायद मोटिवेशन की भी जरूरत पड़ती है। जी। तो किस तरीके से मोटिवेट करते हैं आप लड़कियों को? ये देखो, मोटिवेट करने के लिए हम समय समय पे बच्चों की काउंसलिंग मैं खुद भी करती हूँ। वीक में संडे का हमारा दिन होता है मेंटेनेंस का, हम ग्राउंड की मेंटेनेंस करते हैं, मिट्टी डालना, साफ सफाई और सारा काम लड़कियां ही करती हैं। तो हर संडे को मैं भी इनकी काउंसलिंग करती हूँ, क्लास लेती हूँ। और आप जैसे कोई महानुभव जो भी ग्राउंड पे आए, उनसे भी मैं बच्चों को मतलब मोटिवेशन स्पीच दिलाती हूँ समय समय पर। महीने में 20 दिन में कोई ना कोई, किसी न किसी को मैं बुला लेती हूँ। क्या पता मेरी बातें बच्चे रोज सुनते हैं, वो अमल ना करे और दूसरे की कौन सी बात उसको अच्छी लग जाए जो मेरे ग्राउंड को चलाने में मतलब काम आ जाए। तो हम महीने 20 दिन में किसी न किसी को बुला लेते हैं। तो सोनिका जी, जैसे आप बता रहे हैं कि लगभग 220 के करीब लड़कियां यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हैं फुटबॉल की, उनका पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा है? माता पिता क्या करते हैं, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इस गांव में 1 या 2% जॉब है। अभी तो बच्चों की, लड़कियों की जॉब हो गई, और खेती पे ज्यादातर गांव निर्भर, और खेती भी बहुत ज्यादा नहीं है, किसी के पास 1 एकड़ 2 एकड़। और कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं जिनके जो माता पिता वो दिहाड़ी मजदूरी करके अपना काम चला रहे हैं। तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, मगर हाँ अभी उनकी अच्छी स्थिति हो गई। तो आपके ग्राउंड की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में बताएं, नौकरी, मेडल्स और भी जो भी आप बताना चाहें। देखो, एक कोच की भूख कभी नहीं मिटती, मेरी तो मिटती नहीं। मेरी ब्लॉक से लेके इंटरनेशनल लेवल तक भगवान ने मेरे को सब मेडल दिए हैं, मगर फिर भी मेरी भूख नहीं मिटी। मेरा ये है कि एशियन चैंपियनशिप में भी मेडल आए, वर्ल्ड कप भी खेले और उसमें भी मेडल आए। जितने मेडल सारे भूख बढ़ती जा रही है मेरी, और मेरी तो कभी रुकती नहीं भूख। अभी जैसे कि हमारा अंडर 14 स्कूल नेशनल, अंडर 17 और अंडर 19 स्कूल नेशनल और स्कूल स्टेट 2014 से लेके अब तक हर एज ग्रुप में हमारे मेडल हैं। सीनियर नेशनल उसमें भी हमारे 2015 में हमारा पहला मेडल आया था। और
हमारे सीनियर नेशनल में भी कोई ना कोई मेडल हमारा रहता है, 15 से लेके अब तक। अभी 38वें नेशनल गेम्स हुए थे, उसमें हमारा गोल्ड मेडल था हरियाणा की टीम का। 22 की टीम थी, 22 की टीम में 11 लड़कियां अलखपुरा की थी। और एशियन गेम्स खेल ली है हमारी लड़कियां, वर्ल्ड कप खेल ली है यहाँ की 2 लड़कियां। मतलब इंडिया की जितनी भी इवेंट है उनमें यहाँ की लड़कियां हैं। अभी जैसे इंडिया के 3 कैंप लगे हुए हैं इंडिया टीम के, अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप के लिए, 20 एशियन चैंपियनशिप के लिए और सीनियर के लिए। तीनों एज ग्रुपों में अलखपुरा की लड़कियां हैं। तो मेरे लिए बड़ा गर्व होता है कि तीनों ही कैटेगरी में अलखपुरा के बच्चे हैं। क्या बात है। तो फुटबॉल के दम पे नौकरी कितनी हासिल कर चुकी हैं लड़कियां? फुटबॉल के दम पे 70 के करीब, एक आधी ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। मतलब 70 के करीब हमारी लड़कियां यहाँ की चली गई हैं। रेलवे में, पोस्ट ऑफिस में, एसएसबी में, चंडीगढ़ पुलिस में, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, डिप्टी, कलरक, मतलब कोई डिपार्टमेंट ऐसा होगा, एयरफोर्स में कोई डिपार्टमेंट ऐसा होगा जिसमें अलखपुरा की लड़की नहीं है। तो यहाँ की जो प्लेयर्स हैं वो खुद ही मोटिवेशन है यहाँ के जो प्लेयर्स अब खेल रहे हैं उनके लिए? बिल्कुल। यहाँ की जो एक लड़की है संजू यादव, जो अभी सीनियर इंडिया टीम में खेल रही है, हरियाणा की इकलौती लड़की है वो, जो अंडर 14 से लेके सीनियर तक हर टीम में इंडिया खेल रही है और खेल रही है, और वो इंडिया टीम की कप्तान भी रह चुकी। तो लड़कियों के लिए मोटिवेशन है। अभी एक लड़की है पूजा जाखड़, जो अंडर 20 इंडिया कैंप में है अभी। तो वो लड़की भी, अगर आप उसके घर की स्थिति देखोगे, पापा है नहीं, 1 या 1.5 एकड़ जमीन होगी उसके पास, 5 भाई बहनें हैं, मतलब पूरी जिम्मेवारी उस लड़की के कंधों पे है। और वो लड़की इतना अच्छा खेलती है, टचवुड। अभी AFC के लिए क्वालिफाई किया, म्यांमार के साथ हमारा फाइनल मैच था, तो 1 ही गोल से जीते थे और वो गोल पूजा नहीं किया था। क्या बात है। तो बड़ी बात है, खुशी की लहर दौड़ गई। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे लिए ये हो गया कि ये देखो भाई, नाइक एडिडास के जो बच्चे जूते पहनते हैं वो नहीं, और हमारे जो बच्चे हैं वो एक सेगा का 400 रुपए का जूता पहन के और इंडिया टीम में खेल रहा है। मतलब वो अपने घर की स्थिति देख रही कि मैं 400 रुपए का जूता पहन के इंडिया टीम में खेल रही हूँ, तो शायद ही उस माँ के लिए वो खुशी का ठिकाना नहीं होगा, और कोच के लिए तो है ही नहीं। है ही क्या, सही बात है। सोनिका जी, कोई ऐसी भावनात्मक स्टोरी जो आप शेयर करना चाहें, जिसने आपको भी बिल्कुल भावुक कर दिया हो कभी? 2017 में हमारे गोवर्धन जी की पोस्टिंग हो गई थी यहाँ से बड़सी, और हमारा, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हमारा रिश्ता बाप बेटी का रिश्ता है। वो मुझे आज भी सपोर्ट करते हैं, मगर उस टाइम पे मैं अपने आप को इतना अकेला महसूस किया, मैं टूट गई थी, बिल्कुल ही टूट गई थी कि अभी मैं अकेली, इतनी सारी लड़कियों का बड़ा सेंसिटिव सा मामला होता है। और यहाँ पे गोवर्धन जी रहते थे ना, तो मेरे लिए ये होता था कि मास्टर जी खड़े हैं, कुछ हो गया तो आप पे देख लेंगे, मास्टर जी खड़े हैं, कुछ हो गया तो आप पे देख लेंगे। मगर मास्टर जी के यहाँ से जाने के बाद मेरे को ये हुआ कि अब क्या होगा, अगर किसी बच्चे के साथ कुछ भी कैसा टचवुड हुआ तो नहीं हो जाएगा, तो तू क्या करेगी। मतलब मेरे लिए वो मेरे को तोड़ने वाला था। फिर भी मैं एक फोन करती हूँ कि मास्टर जी ग्राउंड पे आ जाओ, आज आपकी जरूरत है, तो वो बेचारे भागे आते। कभी उन्होंने ये नहीं किया, मगर वो लगता तो है कि नहीं मेरे पास से दूर चले, एक तो हम एक ही ग्राउंड पे खड़े रहे और एक दूर जाएं, तो वो अभी उसकी वजह से थोड़ा सा कभी भावुक हो जाते हैं? बिल्कुल, कभी बहुत हो जाती हूँ, थोड़ी नहीं बहुत हो जाती हूँ कि एक उनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। अगर वो शुरू ही नहीं करते तो सोनिका यहाँ कैसे होती। तो किसी माता पिता की कोई कही हुई बात जिसने आपको वाकई में भावुक कर दिया हो इस ग्राउंड के ऊपर? जैसा आप बता रहे हैं कि मोस्टली ऐसे परिवारों से हैं जिस किसी के घर में पिता के पास 1 एकड़ ज़मीन है, कोई मजदूर की बेटी है। जी जी। तो कोई आपको आके कुछ ऐसी बातें बोलते हैं कि आप नहीं होते, या फिर आप अगर हमारी बेटियों का साथ नहीं देते तो शायद इतनी अच्छी स्थिति हमारी नहीं होती, जैसा आप बता रहे हैं कि बेटियां को 2-2 लाख रुपए बेटियों को मिलते हैं। जी जी जी। किसी ने कुछ कहा? बिल्कुल, हर पेरेंट्स बोलता है ये। मतलब जिसकी बेटी जॉब में चली गई या जिसके घर में सरकारी पैसा आ रहा है, वो हर आदमी ऐसे आके बोलता है। मैं एक बताती हूँ, अपना एक अन्य बाई लड़की है, अभी वो पोस्ट ऑफिस में जॉब कर रही है। अन्य बाई, उसकी माँ गांव में सफाई कर्मचारी है, तो वो 2-3 महीने की थी तब उसके पापा गुजर गए थे। तो जो गांव में नालियां वगैरह साफ करते वो करके अपना गुजारा कर रही है। वो लड़की अन्य बाई इंटरनेशनल है, अंडर 14, 17, 18, 20 तक वो इंडिया खेली, उसके बाद उसको जॉब मिल गई। और उस लड़की के कंधों पे इतना भार था कि जो उसकी माँ की सिचुएशन थी ना,
वही सेम सिचुएशन उसकी बड़ी बहन की हो गई। मतलब उसकी बड़ी बहन का बेटा भी, जो 3 बच्चे उसकी बहन के पास, तो उसकी बहन के हस्बैंड भी एक्सपायर हो गए बीमारी के कारण, और उनका बेटा भी 2-3 महीने का ही था, छोटा बेटा। तो वो अपना घर भी संभाल रही है और अपनी बहन का घर भी संभाल रही है। तो वो आके हमेशा बोलती कि मैडम जी अगर नहीं होते, तो मैंने कहा नहीं मैडम जी, तो क्या ये सब तो भगवान की देन है, मेरे को तो एक माध्यम बनाया है, मतलब एक जरिया बना दिया भगवान ने कि ये जरिया है, बाकी तो करने वाला वो है और मेहनत करने वाले बच्चे हैं। तो अब सुविधाओं की अगर बात करें, अगर अच्छी सुविधाएं जैसा मतलब बड़े क्लब्स को मिलती हैं, वैसी सुविधाएं अगर मिल जाएं तो अलगपुरा की टीम क्या कर सकती है? अलगपुरा की 11 लड़कियां इंडिया खेलेंगी। अभी एक मैं बता रही हूँ ना, तो 11 लड़कियां इंडिया टीम में प्लेइंग करेंगी। अलगपुरा को लेके कुछ सपने हैं आपके, कुछ ड्रीम्स देखे आपने? बहुत सारे, कुछ क्या, बहुत सारे ड्रीम देखे मैंने। क्या अगर बताना चाहें आप? मेरा ये है कि हमने कभी सीनियर में वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं किया, ओलंपिक में नहीं किया। मेरा ये है कि यहाँ की लड़कियां जाए, 10-11 लड़कियां हो और वर्ल्ड कप में भी मेडल आए, ओलंपिक में भी, एशियन गेम्स में भी मेडल आए। ये मतलब सपना, ये सारे मेडल आएंगे ना तो नौकरी अपने आप आ जाएगी, नौकरी भी आएगी, पैसा भी आएगा और नाम भी होगा। एक मेडल के साथ सारी चीजें फ्री में मिल जाएंगी। तो जिस तरीके से अलगपुरा की पूरी मतलब एक तरीके से कहीं आपको जिस तरीके से अलगपुरा का सपोर्ट मिल रहा है, हर घर से, हर गांव से जो माता पिता हैं वो बेटियों को भेज रहे हैं खेलने के लिए, तो भविष्य क्या देख रही हैं उन बेटियों का, उन खिलाड़ियों का आप? मैं उन खिलाड़ियों का, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे जो बड़ी रैंक पे लड़की लगी है वो हौलदारी लगी है। हाँ। या एक लड़की डिप्पी लगी है और 2 या 3 कलरक होंगे, बाकी सारे सिपाही पे या डी ग्रुप में ऐसे भर्ती हुए हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि ये छोटी मोटी अब ना करे, क्योंकि पहले मेरा सपना था कि ये पैरों पे खड़ी हो जाए, लड़की है। अभी मेरा सपना है कि ये अच्छी पोस्ट पे जाए और इनका मतलब एक लड़की होती है कि वो झाड़ू पोछा उस तक सीमित ना रहे, वो अपनी जिंदगी खुल के जिए। जितनी भी लड़कियां नौकरी लगी हैं उनमें सबसे हायर पोस्ट पे कौन गई है? एजुकेशन डिपार्टमेंट में डिप्टी है। अच्छा। हाँ जी। और अपना अगर इसकी सर्विसेज की बात करें तो हौलदार लगी है CISF में 5 लड़कियां। क्या बात है। अब थोड़ा सा लाइटर साइड की तरफ आते हैं, थोड़े से कुछ सवाल हैं। जी जी। अगर अलगपुरा की टीम और ब्राजील की लड़कियों की टीम का मैच हो तो स्कोर क्या होगा? हम स्कोर नहीं खाएंगे सारे अड़ जाएंगे, इतना तो दम रखते हैं भाई। माना कि देखो उनके जितना हमारे पास टैलेंट नहीं है, मगर हम ड्रॉ खेल लेंगे मैच, या तो जीतेंगे या ड्रॉ खेल लेंगे, हारेंगे नहीं। क्या बात है। आपने कभी गुस्से में सीटी बजाई है? गुस्सा तो हमेशा ही रहता है कोच को, अगर वो ट्रेनिंग अच्छी नहीं करेंगे तो गुस्सा तो रहता ही है। अच्छा, कभी आपकी टीम किसी दूसरी टीम के साथ मैच खेल रही हो और टीम गोल खा लेती है, पहला शब्द क्या आता है आपके दिमाग में? ए बूंदी शक्ल की क्या कर रही हो? तो ये होता है। कभी आपकी इन बेटियों ने, आपकी इन खिलाड़ियों ने आपको सरप्राइज दिया है? हाँ, बहुत बार। क्या सरप्राइज दिया? अभी जैसे कि 9 से 13 नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी, ये एक बहुत बड़ा कंपटीशन था और वो भी एक गांव में कराना। मेरे पास सीनियर अगर लड़कियों के नाम पे देखें तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की ही लड़कियां, बाकी सारी भगवान की दया से जॉब में चली गई। मैं बड़ी कंफ्यूज थी कि इन बच्चों से मैं काम कराऊं ग्राउंड पे या इन बच्चों को मैं रेस्ट दूं, क्योंकि ये कंपटीशन खेल लेंगे। तो मेरे जो बच्चे हैं CISF वाली 5 लड़कियां, हम यहाँ पे 1 बजे 8 तारीख को 1 बजे का टाइम था, CISF वाली, BSF वाली और SSB वाली 5, मतलब ये सारे मिला के 10 से 12 लड़कियां मेरे पास एकदम से सरप्राइज दे दिया कि मैडम जी हम आ गए। मैंने कहा तुम क्यों ऊपर आ गई? बोली जी अपने गांव में टूर्नामेंट हो रहा है और संभालेंगे। तो आप घास वाले ग्राउंड में देखो, उसमें सफेदी वगैरह हमने नहीं की थी। बोली जी गांव में टूर्नामेंट हो रहा है, आपने सफेदी वगैरह कुछ भी नहीं की। मैंने कहा बेटी सीनियर तो ये हैं, इन तो सफाई कराऊं या सफेदी कराऊं या क्या करूं, इस ग्राउंड का हर छोटे से छोटा बड़े से बड़ा काम लड़की करती है अपने आप। आप यकीन नहीं मानोगे, उन लड़कियों ने 1 बजे आके और 5 बजे तक पूरी 4 दीवारी पे पेंट कर दिया, खरीद के लेके आई, घोड़ा जो भी किया, और 5 बजे तक पूरा काम खत्म कर दिया। और 5 दिन कंपटीशन में मुझे ये नहीं पता चला कब बैनर लगाए, कब झंडे लगाए, किसको चाय पिलाई, किसको पानी पिलाया, मतलब ऐसा टूर्नामेंट कर दिया उन लड़कियों ने। ये
उस टाइम पे तो मैं इतनी भावुक हो गई थी, मैं बता ही नहीं सकती। मतलब सारे यूं गले लग के आगे मिले, बोले जी आप चिंता ना करो, अपने गांव में टूर्नामेंट है और बहुत सुथरा होएगा। गांव का सहयोग तो था ही, मगर जो मेंटेनेंस और जो और चीजों की थी ना, डिसिप्लिन बनाना, बाहर की लड़कियां भी टीम में भी, तो वो उन लड़कियों ने, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज था। और सबसे बड़ी जीत क्या रही है आपकी टीम की? मेरी टीम की सबसे बड़ी जीत नेशनल गेम्स, क्योंकि एज ग्रुप में तो मैंने हर मेडल ले लिया। सुब्रतो कप में भी चैंपियन हो गए, स्कूल नेशनल में भी हो गए, एसोसिएशन के नेशनल में भी हो गए, मगर हमने सीनियर में आज तक हरियाणा ने गोल्ड नहीं जीता था। 38वें नेशनल गेम्स में हरियाणा ने गोल्ड जीता, और जो हमने फाइनल मैच था वो हमने पेनल्टियों में जीता। तो 5 पेनल्टी में से 4 पेनल्टी अलगपुरा की लड़कियों ने मारी और सारे गोल। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अभी आपको देखने वाले हमारे जो दर्शक हैं जी, क्या कहेंगे उन्हें, जो सपोर्ट आपको मिला गांव का, इन लड़कियों के माता पिता का और लड़कियों का भी, क्योंकि आपके कहने से वो ग्राउंड पे पहुंचती हैं और सख्त मेहनत करती हैं, क्या कहना चाहेंगी वो जो सपोर्ट आपको कर रहे हैं उनको? मैं सबको यही कहूंगी कि ये एक अलगपुरा नहीं, मैं हरियाणा के हर गांव को अलगपुरा देखना चाहती हूँ। और ये नहीं कि लड़कियां मदद नहीं करती, ये लड़कियां मेरी मदद करती है, मैं इनकी करती हूँ, हम आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और इस फुटबॉल से कितने सारे घर बने हैं, कितने सारे घरों में नौकरी आई है। सबसे ज्यादा अगर पैसे कमाने का भी शॉर्टकट देखेंगे ना, तो वो स्पोर्ट्स है। इस घर में, मतलब इस गांव में जिनके पास रहने के लिए घर नहीं था ना, आज उन्होंने अपने पक्के मकान बनाए सिर्फ फुटबॉल के दम पे। फुटबॉल मतलब गेम से नाम भी मिलता है, पहचान भी मिलती है, पैसा भी मिलता है, नौकरी भी मिलती है। और अगर एक लड़की नौकरी लगती है ना, तो 3 घर सुधरते हैं। मैं सभी से मेरा अनुरोध है कि मैं हरियाणा के हर गांव को अलगपुरा देखना चाहती हूँ। 2014 में जब सोनिका मैडम जी ग्राउंड पे आई, तब पहली बार हमने 100 बॉल देखी निव्या की। उससे पहले हमारे पास एक बॉल थी जिससे हम प्रैक्टिस करते। 20-25 लड़कियां जो भी, मतलब सब गवर्नमेंट जॉब पे, जो मेरे बैच की लड़की थी वो सब गवर्नमेंट जॉब पे है। हाँ, मैं सरपंच होने के नाते आपको बताना चाहूँगा, हमारे गांव की बेटियां जो हैं फुटबॉल के अंदर काफ़ी आगे निकल चुकी हैं, जो कि इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं। और सुब्रतो कप हमने 4 दफ़ा जीता है। हमें बड़ा गर्व है हमारी बेटियों के ऊपर, जो गेम के अंदर इतना हमारे गांव का, देश का और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। पानी से जो नहाते हैं वो तो शरीर को संवारते हैं, ये सोनिका जी पसीने से नहाती है। और पसीना क्या है, बच्चों को पसीने से नहाती है। तो इसका मेरा तात्पर्य ये है, जो पसीने से नहाओगा वो देखो जी परिश्रम का, इसका नाम है मेहनत। तो जो मेहनत है तो रंग लेती है, आपको पता ही है। मेरा नाम वर्षिका है, मैं पिछले 10-12 साल से इस ग्राउंड में खेल रही हूँ। मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। मैंने फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप खेला है और अंडर 18 सेफ चैम्पियनशिप, अंडर 20 सेफ चैम्पियनशिप खेला है। और मैंने हरियाणा से 3-4 बार सीनियर नेशनल भी खेला है। मेरा नाम अंशुका है, मैं 2 साल से फुटबॉल खेल रही हूँ। मैंने एक नेशनल खेल लिया है, 2 स्टेट खेल चुकी हूँ मैं। हमें सोनिका मैम दोनों टाइम प्रैक्टिस करवाती हैं और हमें बाहर जाने का मौका देती हैं। मेरा ड्रीम है कि मैं अभी जॉब में लगने के बाद मैं इंडिया खेलूँ और इंडिया टीम में रहूँ। सोनिका जी, एक आखिरी सवाल मेरा, जी, जैसे आप यहाँ पे महिला कोच नियुक्त हैं, तो क्या लगता है आपको, अगर एक गांव में एक महिला कोच नियुक्त कर दी जाए तो क्या वहाँ पे लड़कियों की खेलने की संख्या बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, बिल्कुल ही बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? अगर कोच ग्राउंड पे खड़ी है तो बच्चे भी आएंगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं स्टार्टिंग में आई, जैसे मैंने बताया, थोड़ी लड़कियां बढ़ने लगी तो मतलब कोच के दिमाग की नस फटने को होती थी। क्या था कि मैंने अलग अलग एज ग्रुप का टाइम डिवाइड कर दिया, अंडर 14 का ये, 17 का ये, 19 का ये, मगर कोच तो वही रहता, बच्चे तो बदल के आते, कोच तो वही रहता, तो संख्या बढ़ी। और दूसरे अगर ग्राउंड पे भी खड़ी रहेंगी तो भी बढ़ेगी। और इसमें हरियाणा सरकार का हम तहे दिल से धन्यवाद करें। 2021 से पता नहीं 22 से नर्सरी शुरू हुई तो अलगपुरा में 2 नर्सरी भी आई। 2 नर्सरी आने से मुझे 2 कोच भी मिले। 2 कोच मिलने से मुझे थोड़ा सा रिलैक्स भी हुआ, क्योंकि पहले सारा लोड मेरे ऊपर ही होता था। और मतलब ये 2 कोच आने से अब ये हो गया कि हम टाइम भी बांट लेते हैं कि नहीं भाई रे, ये दिन का आज टाइम तेरा, कल तेरा, परसों तेरा, मैं आके बैठ जाती हूँ। मगर ये दोनों कोच बड़ी मेहनत करते हैं मेरे साथ मिलके, तो इनका भी श्रेय है कि अलगपुरा के मेडल लाने में। आप सख्त कितनी होती हैं ग्राउंड के ऊपर?
कोच तो सख्ती रहता है, अगर वो नरम रहेगा तो मेडल नहीं आएंगे। बच्चे ट्रेनिंग नहीं करेंगे, बच्चे ट्रेनिंग तब करेंगे, सख्त होने की जगह पे सख्त भी है, प्यार करने की जगह प्यार भी करती हूँ, मारने की जगह मारती भी हूँ, मतलब सारी चीजों का एक तालमेल बना के रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंडिविजुअल गेम होता है ना, उसमें बच्चे अपनी केयर खुद करता है, माँ बाप करता है, मगर टीम गेम 22 खिलाड़ियों का एक दिमाग बनाना, वो प्यार से, मार से, फटकार से, हर चीज से 22 खिलाड़ियों का हम एक दिमाग बनाते हैं, तब जाके टीम गेम में मेडल हम ले पाते हैं। कि 22 खिलाड़ियों का सबसे मुश्किल काम है कोच के लिए, 22 खिलाड़ियों का एक मन बनाना। क्या बात है, आप बोल रहे हैं ना, तो उसमें बहुत गूढ़ हरियाणवी की झलक भी मुझे दिखाई दे रही है। तो वो लड़कियां जो खेल रही हैं, किसी ना किसी गेम में शामिल हैं, सपने बड़े हैं, हरियाणवी में क्या कहेंगी उनको? मैं तो नहीं कहूंगी भाई, मेहनत करो, मेहनत करने वाले ना भगवान जरूर दे। अगर जी लगा कर ईमानदारी से मेहनत करांगे ना, तो उसका सपना जरूर पूरा होगा। मेरा यह है तो सारी बाना का होगा। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा, बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी। और ये जो गांव है अलखपुरा, यहाँ पे फुटबॉल की अलख जगाई गोवर्धन जी ने और शुरुआत की उन्होंने, अब आगे बढ़ा रही हैं सोनिका बिजारनिया जी। और जैसे इन्होंने कहा कि जैसे जैसे मेडल्स आते जा रहे हैं, वैसे वैसे मेडल्स की भूख बढ़ती जा रही है और ये भूख कभी खत्म नहीं होगी। तो खिलाड़ियों के साथ साथ में सोनिका जी भी सख्त मेहनत कर रही हैं और इनका प्रयास भी यही है कि इन बेटियों को और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए। और जिस तरीके से इस ग्राउंड पे यहाँ की बेटियाँ ही दूसरी बेटियों के लिए प्रेरणा बनी हुई है, वैसे ही एक से बढ़ के एक बेटियाँ जो है वो ऊंचे मुकाम हासिल करती रहें, फुटबॉल के दम पे आगे बढ़ते रहें, अपने माता पिता का और इस गांव अलखपुरा का नाम रोशन करती रहें। बहुत अच्छा लगा सोनिका जी आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया आपका। जी धन्यवाद।